जय हिंद। स्वागत है आपका आज के स्पेशल सेशन में। और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं एक स्पेशल टॉपिक, और इसका जैसे कि टाइटल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपके क्या कहते हैं कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, इन सारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तथा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर थोड़ी सी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की घटनाओं में अभी अगर थोड़ा सा समझ या इच्छा रखते हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तथा अगर आप देखा जाए तो जो पॉलिटिकल साइंस से जो व्यक्ति वो करता है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पढ़ता है, तो उन सब के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये टॉपिक के बारे में हम देखेंगे, और बहुत ज़्यादा डेप्थ तो नहीं, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे और देखेंगे क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा इसके लगभग देखा जाए तो 4 से 5 वीडियो आएंगी, जिसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण जितने भी इंस्टीट्यूशन है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन को बाई मतलब एक तरफ से क्या कहते हैं कि एक एक करके क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे या उसको क्या करेंगे कि कवर करेंगे। ये है आपका क्या कहते हैं कि ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले परिभाषा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की देखिए परिभाषा होती क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक बस नॉर्मल परिभाषा है, ऐसा कोई संगठन जिसके सदस्य देश वैश्विक लेवल पे हों, वह संगठन वैश्विक स्तर पे काम करता हो और शांति, सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता हो। सिंपल, ठीक ना। ऐसा संगठन जिसके सदस्य देश कई देश के विश्व के कई देश हों और यह संगठन का काम वैश्विक स्तर पे हो, वैश्विक स्तर पे काम करे और मेन काम करे शांति, सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने का क्या काम करे, ये काम करे। ठीक, ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा संगठन है जिसमें 4-5 देश उसमें मिल गए और वो आतंकवादी संगठन है, इधर से उधर अशांति फैलाने का काम करेंगे, उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काउंट नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उन्हीं को काउंट किया जाता है जिसमें आपका क्या कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और व्यापार, एक आदर्श व्यापार की स्थिति को क्या करते हो, बढ़ावा देते हो, उन्हें ही कहा जाता है आपके क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस बार हम लोगों ने कुछ नया प्रयास करने का कोशिश किया है। इस बार हम लोग का जो डाटा है वो बाइलिंगुअल है, जिसमें आप इंग्लिश में भी मैटर देख सकते हैं और आपके क्या बोलते हैं हिंदी में भी मैटर देख सकते हैं। तो ये ऐसे कोई जैसे कि छात्र या स्टूडेंट जिनको एक तरफ से कहा जाए कि हिंदी में दिक्कत है, तो उनके लिए इंग्लिश डाटा भी यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। ठीक, ये चीज़ तो ये देख लीजिएगा। और रही बात इसका जो पीडीएफ होगा, इसका पीडीएफ हम क्या कहते हैं कि हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक तरफ से कहा जाए ये पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कहते हैं इसका बाकायदा एक अच्छा नोट्स भी बना सकते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा संगठन है यूएनओ, ठीक ना। सबसे बड़ा संगठन है यूएनओ। क्या कहते हैं यूएनओ को? यूएनओ को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको यूएनओ कहते हैं। ठीक, आगे आगे का जितना भी चर्चा रहेगा इस टॉपिक पर, हम इसका यूएनओ ही नाम लेंगे, पूरा नाम नहीं लेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बोलना थोड़ा सा लंबा पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म में ही ज़्यादा बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ आप न्यूज़पेपर में भी हमेशा सुनते होंगे कि यूएनओ ने ये काम कर दिया, यूएनओ ने भारत पे ये प्रतिबंध लगा दिया, या यूएनओ की ये स्कीम भारत में चल रही है। तो इसके संबंध में आप बहुत से क्या कहते हैं चीज़ें देखते होंगे। तो यही चीज़ें हैं। चलिए इसका देखते हैं पृष्ठभूमि, बना कैसे, क्यों बनाया गया, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या इसके एक तरफ से कहा जाए कि ये है। ठीक, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा आपको विश्व का मैप पता होना चाहिए कि विश्व के मैप में कौन सा देश कहाँ पर है, किधर है, क्या क्या है। ठीक, देखिए विश्व में 7 महाद्वीपें हैं। इस 7 महाद्वीपें में एक महाद्वीप आपका ये है जिसको कहते हैं उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ठीक, ये है पूरा यूरोप, बाकी का ये बचा पूरा एशिया, और नीचे है एक आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये चीज़ें ये थोड़ा सा है। प्लस एक चीज़ ये है कि एक रेखा है इक्वेटर, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक रेखा है इक्वेटर, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि इसका भी आगे जाके जिक्र होगा, इसलिए हम पहले से ही थोड़ा सा कुछ पृष्ठभूमि में आपको क्या करते हैं, जिक्र कर दे रहे हैं या बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, ये अगला देखिए हुआ क्या था। हमारे विश्व में ना 2 विश्व युद्ध हुए हैं, ठीक ना। हमारे एक तरफ से कहा जाए कि जो पूरा विश्व समाज है, इसने 2 विश्व युद्ध को क्या किया है, देखा है। ठीक, एक विश्व युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये हुआ था तो 14 से 1900। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945। क्योंकि इसका भी थोड़ा जिक्र है कि कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ वर्ल्ड वार
ऐसा ना हो, दोबारा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए स्थापित हुआ है, इसीलिए स्थापित हुआ और वर्ल्ड वार के समय ही इसकी स्थापना हुई। देखिए, विश्व में पहली बार एक संगठन बना था जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन, ठीक ना, इसको कहते हैं राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। एक संगठन बना था, ये बना था पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तब 1919 में ये संगठन बना था। इस संगठन का मेन काम क्या था कि दोबारा विश्व युद्ध ना हो। इस संगठन का मेन काम क्या था कि दोबारा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है चीजें, इस संगठन ने, देखिए विश्व युद्ध में ना कई देश आपस में ग्रुप बनाकर लड़ रहे थे। जैसे एक तरफ से कहा जाए, आप देखे होंगे कि कॉलेजों में भी कई लोगों का, लड़कों का ग्रुप रहता है ना, कोई इधर अलग ग्रुप है, कोई इधर अलग ग्रुप है और आपस में लड़ते हैं। और ज़्यादातर लड़ाई आप देखे होंगे कि लड़कियों के चक्कर में होता है। ठीक, तो वैसे ही पूरे विश्व में भी ना कुछ कुछ देश आपस में ग्रुप बनाकर क्या है, लड़े हुए हैं, तो वो विश्व युद्ध का नाम बन गया है। देखिए, जब विश्व युद्ध हो रहा था तो एक ग्रुप में थे ब्रिटेन, ये वाला, और एक ग्रुप में थे आपके जर्मनी, सिंपल, और भी इनके सगे संबंधी थे। अभी हम लोग विश्व युद्ध ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल इनके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए, जब विश्व युद्ध हुआ था तो एक ग्रुप था जर्मनी वालों का, एक ग्रुप था ब्रिटेन वालों का। पहला विश्व युद्ध यूके वाले जीत गए, और यूके वाले जीत गए तो इनका जितना भी घाटा हुआ था ये पूरा के पूरा किससे वसूली करने लगे, जर्मनी वाले से। ठीक, लीग ऑफ नेशन पूरा के पूरा इस पर थोप दिया कि तुम्हारे वजह से विश्व युद्ध हुआ था, तुम्हारे वजह से हमारे इतने सैनिक शहीद हुए, तुम्हारे वजह से हमारा व्यापार बाधित हुआ, तुम्हारे वजह से हमारे यहाँ की विकास व्यवस्था बाधित हुई, ये सब की भरपाई कौन करेगा, तुम करोगे। जर्मनी के खदानें, जर्मनी का एयरपोर्ट, जर्मनी के उद्योग, जर्मनी के प्रमुख जहाजें, उनके सेना का हथियार, सब चीज ये क्या है, धीरे धीरे ले लिए। ठीक, धीरे धीरे ये ले लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको क्या है, लागू करवाता रहा कि जितना सब भरपाई करोगे तुम ये करोगे। ठीक, ये चीजें। बाद में जर्मनी में एक अलग शासक हुआ जिसको कहते हैं हिटलर, और हिटलर बाद में कहीं ना कहीं इस चीज का बदला लिया और द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब जो ये राष्ट्र संघ बना हुआ था कि दोबारा विश्व युद्ध ना हो, इसके देखते देखते या इसके रहते रहते हुए भी विश्व ने दूसरा विश्व युद्ध भी देख लिया। और ये आपका क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ी नाकामी थी राष्ट्र संघ की। जो राष्ट्र संघ बना था 1919 में, लीग ऑफ नेशन कहते हैं इसको, ये इसके बने हुए भी विश्व ने दूसरा विश्व युद्ध देखा। और एक तरफ से कहा जाए कि आपका क्या कहते हैं कि एक समस्या थी। ठीक, ये चीज, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध आपका 6 साल चला, 1939 से लेकर 1945 तक। जब 1945 में जब ये युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तब पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक अंदाजा हुआ कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो क्या करे, विश्व युद्ध को रोके। क्योंकि विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास व्यक्ति या गरीब व्यक्ति ही पिसता है। अमीर व्यक्ति तो अपना एक तरफ से चैन से क्या कहते हैं कि दूर रहता है और वहीं से ही वो मज़े लेता है। पर मेन इसमें परेशानी किसकी होती है, तो गरीब लोगों की ही परेशानी होती है। और इसी का आगे ना हो, या आगे ऐसा कोई विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए आपका क्या कहते हैं कि यूएनओ की स्थापना हुई। तो यूएनओ की स्थापना के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, ये जो विश्व युद्ध हुए हैं, इसी विश्व युद्ध में आगे यूएनओ की स्थापना का मेन एक तरफ से कहा जाए ये था। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, राष्ट्र संघ 1919 की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक मंदी। विश्व लेवल पर क्या थी, मंदी थी। मंदी मतलब कोई भी देश दूसरे देश से सामान ही नहीं खरीद रहा था। सभी देशों का क्या हो रहा था, सभी देशों के आर्थिक व्यवस्था ठप हो रही थी, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, एक दूसरे से खुन्नस चल रहा था। ये सब जो खुन्नस चल रही थी, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएनओ की स्थापना हुई। तीन चीज़ों को, उस समय विश्व में 1945 के आसपास ये तीन समस्याएं थी। एक समस्याएं कि राष्ट्र संघ बना था विश्व युद्ध रोकने के लिए, वो सफल नहीं हो पाया। दूसरा, विश्व युद्ध हमारे यहाँ चलिए रहा था। तीसरा, 1929 के आसपास भयंकर तरीके से मंदी आई थी, किसी का सामान ही नहीं बिक रहा था। सब के सब अपना एक तरफ से कहा जाए कि दवा के अच्छा खासा इंडस्ट्री में सामान पैदा कर लिए थे, उत्पादन कर लिए थे, लेकिन कहीं बेच ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसी मंदी भी ना आए, इसके लिए भी राष्ट्र संघ की क्या है, स्थापना या राष्ट्र संघ की आवश्यकता महसूस होने लगी। और यहीं पर बनता है यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं से बनना स्टार्ट होता है। यही पृष्ठभूमि थी यूएनओ के बनने के पीछे, यही कारण था। देखते हैं, देखिए यूएनओ का बनने के पीछे, जैसे कि यूएनओ क्यों बनाया गया, यूएनओ के पीछे बनने का मेन रीजन क्या है, क्यों आखिर ऐसे संगठन की जरूरत पड़ रही है, इसके लिए एक मीटिंग बैठी। उस मीटिंग में इसका पूरा नियम कानून बनाया गया कि यूएनओ क्यों बनाया जा रहा है और यूएनओ के बनने के पीछे क्या है, रीजन क्या है। ठीक, ये चीज़ें,
तो उसी को कहते हैं यूएनओ का ड्राफ्ट या यूएनओ का घोषणा पत्र। यूएनओ का घोषणा पत्र कब बना था? ये बना था आपका 26 जून 1945 को, ठीक ना। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ का घोषणा पत्र यानी यूएनओ का ड्राफ्ट बनाया गया कि क्यों यूएनओ बनाया जा रहा है। यूएनओ के बनाने या यूएनओ के स्थापना करने के पीछे क्या है, पीछे उद्देश्य क्या है, ये पहले से ही हम लोग एक मीटिंग में क्या करा दिया, ड्राफ्ट बना दिए। उदाहरण के तौर पर आप अगर कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप के पीछे आप चर्चा करेंगे ना कि क्यों बना रहे हैं ग्रुप। उदाहरण के लिए जैसे लड़कियां अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हैं तो सबसे पूछेंगे ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसको किसको ऐड करना है, कैसा कैसा बतियाएंगे, कौन कौन सा मैसेज इसमें करेंगे, कौन एडमिन रहेगा, कौन एडमिन नहीं रहेगा, ये सब आप चर्चा करते हो ना। कौन उसमें आइकॉन लगेगा, कौन फोटो लगेगा, क्या नाम रखेंगे, इस तरीके का जैसे आप चर्चा करते हैं उस तरह सोचिए विश्व लेवल पर एक संगठन बन रहा है तो उस संगठन में चर्चा नहीं करेंगे। तो वैसा ही चर्चा हुआ है, वैसे ही ये क्या हुआ है, चर्चा हुआ है। इसी को कहते हैं यूएनओ का ड्राफ्ट। यही जो ड्राफ्ट, ये जो चर्चा हुआ था 26 जून 1945 को, यही लागू हो गया कब? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को जब वही सिद्धांत लागू हो गया तो यहीं से यूएनओ की क्या है, स्थापना हुई। तो यूएनओ की स्थापना का डेट माना जाता है 24 अक्टूबर 1945। ये यूएनओ की स्थापना का यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का क्या है, ये डेट माना जाता है। यूएनओ की स्थापना कब? 24 अक्टूबर 1945, ठीक। इसीलिए पूरी दुनिया में यूएन एक तरफ से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक। अब आप खुद ही समझ लीजिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता होगा। इसलिए मनाया जाता हो क्योंकि उसी दिन आपका ये संगठन अस्तित्व में आया है। ये संगठन आपके क्या बोलते हैं, प्रभावशाली में आया, काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यही हम उसका स्थापना डेट मानते हैं और वहीं से आपका क्या कहते हैं कि ये स्टार्ट हुआ। पहली बार इसकी मीटिंग यूएनओ की अगर देखा जाए तो फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हुई थी? 10 फरवरी 1946, मतलब एक साल बाद जैसे ही बना था उसके जब जैसा नया साल आया उस नए साल में ही यूएनओ की क्या है, मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुई थी और ये आपका क्या बोलते हैं वेस्टमिंस्टर हॉल, ये लंदन का एक हॉल है, उस हॉल में यूएनओ की क्या है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अमूमन यूएनओ की मीटिंग हर साल होती रहती है और किसी विशेष समस्या में कभी कभी स्पेशल मीटिंग भी बुलाई जाती है या जाई जा सकती है, तो ये चलता रहता है। तो ये था यूएनओ के बनने के पीछे का क्या है डेट, कैसे कैसे यूएनओ बना, क्या इसके एक तरफ से कहा जाए खासियत है। अगला देखते हैं इसके, अगला इसमें टॉपिक क्या है, अगला है यूएनओ का प्रमुख घोषणा पत्र, ठीक। मतलब जो 26 जून 1945 को ये लोग चर्चा किए हैं कि कैसे एक तरफ से कहा जाए कि हुआ है, तो उसको एक तरफ से कहा जाए कि क्या है उसमें। यूएनओ के प्रमुख घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या है। यूएनओ का देखिए घोषणा पत्र है। यूएनओ मतलब क्यों अस्तित्व में आया है, क्या जरूरत थी यूएनओ के बनाए जाने की, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनना चाहिए, क्या इसके पीछे का मोटिव है, क्या उद्देश्य है। ये अगर देखा जाए तो इसके पीछे का देखिए मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना ये यूएनओ का मेन मोटिव है, पहला मोटिव ये। दूसरा है जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में, जितने भी देश हैं, इन सभी देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, ठीक। ये मैत्रीपूर्ण संबंध से मतलब है फ्रेंडशिप जोन, फ्रेंडशिप रिलेशन, वो वाला नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, ठीक ना। ये देशों के साथ थोड़ी हो सकता है, वो लड़कों लड़कियों के साथ होता रहता है। यहाँ पे दो देश हो रहे हैं तो ये दो देशों के मध्य फ्रेंडशिप रिलेशन बनाए रखना, ये यूएनओ का एक तरफ से कहा जाए कि मेन ड्राफ्ट है। एक अगला ड्राफ्ट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक समस्याओं को वैश्विक स्तर पर क्या करना, समाधान निकालना या इसका एक तरफ से कहा जाए निवारण करना, ठीक। देखिए आर्थिक समस्या क्या है, विश्व लेवल पर एक देश बहुत अमीर है, एक देश बहुत गरीब है, एक इंसान बहुत अमीर है, दूसरा इंसान बहुत गरीब है, शहर अमीर है, गांव गरीब है, ठीक। इस तरीके का कोई ये कास्ट में अमीर है, कोई दूसरे कास्ट में गरीब है। तो ये जो आर्थिक असमानता है, ये जो पैसे वाली असमानता है, इनको दूर करना। अगला है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता में देखे होंगे कि महिलाएं कमजोर हैं, मतलब उनको पीछे एक तरफ से कहा जाए कि मेन पदों पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, समाज उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और जबकि पुरुष अच्छे अच्छे पदों पर चलता जा रहा है। ठीक उसी तरह समाज में बच्चे थोड़ा सा पीड़ित हैं, बुजुर्ग लोग पीड़ित हैं, ऐसे करके दिव्यांगजन पीड़ित हैं। तो इस प्रकार की जो सामाजिक समस्या है, कोई
अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, कोई एक तरफ से गोरा है, कोई आपका क्या बोलते हैं काला है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं ना, इन सामाजिक समस्याओं को भी दूर करना यूएनओ का मेन काम है। सांस्कृतिक समस्या मतलब कोई बोलता है कि हमारी संस्कृति अच्छी है, उस संस्कृति को सहेज कर पूरे दुनिया में आगे बढ़ाना इसका काम है। किसी की संस्कृति बहुत पुराने हिसाब से चलती आ रही है, अच्छी नहीं है, किसी न किसी का मूल अधिकार का हनन करती है, तो ऐसे में जैसे उदाहरण के लिए कोई बोले कि बाल विवाह करना हमारी पुरानी संस्कृति है, हम पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आप बाल विवाह कर दे रहे हैं तो किसी न किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार या उसके जीने की या आगे बढ़ने की स्वतंत्रता का क्या होगा, हनन होगा। तो ये ऐसी सांस्कृतिक समस्या को भी क्या करता है, ये निदान निकालता है या उसको निवारण करता है। अगला है शैक्षणिक समस्या, पढ़ने लिखने की जो समस्याएं हैं, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं कॉलेजेस नहीं है, कहीं अच्छा टीचर्स नहीं है, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इस तरीके की ये जो भी समस्याएं विश्व लेवल पे आ रही हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने का काम करता है कौन, यूएनओ। ठीक, ये इसका एक तरफ से कहा जाए क्या है, ये इसके ड्राफ्ट हैं। अगला इसका देखें, इसकी ड्राफ्ट में थोड़ी सी और बातें हैं और देखा जाए तो जितने भी यूएनओ के सदस्य देश हैं, जितने भी यूएनओ के सदस्य देश हैं, ये सभी देशों को आत्मनिर्भर बनाने और उनको संप्रभु बनाने पर जोर देता है। ठीक, आत्मनिर्भर मतलब अपना जो भी यूज करते हो, जो भी सामान यूज करते हो, खुद ही पैदा करो, दूसरे देश पर निर्भर मत करो। ठीक, ये होता है आत्मनिर्भर। मतलब आज अगर देखा जाए तो भारत जिस चीज का भी यूज करता है, चाहे भारत कोई इंडस्ट्री में कोई सामान खरीदता है या बेचता है, या कोई हथियार खरीदना है, या कोई भी चीज करता है, तो दूसरे देश पर निर्भर ना रहे, अपने देश में ही उत्पादन करे, अपने देश में ही लेकर बढ़े, ये इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनाने के पीछे कौन जोर देता है, यूएनओ जोर देता है। अगला है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है अपना डिसीजन वैश्विक स्तर पर खुद से लेना। ठीक, अपना डिसीजन मतलब अपना निर्णय खुद से लेना, किसी के दबाव में आके निर्णय ना लेना, ये संप्रभु कहलाता है। और ये पूरे देश को संप्रभु, ठीक, पूरे विश्व में हर देश को संप्रभु और आत्मनिर्भर बनाने के पीछे क्या देता है, जोर देता है। ठीक है, चीज़ तो संप्रभु मतलब अपना डिसीजन खुद का लेना, अपने हिसाब से अपना जीवन या अपना देश, अपने देश की रणनीति को लेकर चलना, ये संप्रभु राष्ट्र कहता है। संप्रभु को ही देखा जाए तो क्या आप देखिएगा कि क्या आप पूरी तरह संप्रभु हैं कि नहीं। ठीक, क्या आप अपना पूरा डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। ठीक, ये चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए संप्रभु का इतना गहरा मतलब है कि अगर आप संप्रभु हैं अपने घर में, और अगर आपने एक तरफ से कहा जाए कि कह दिया कि आज हम घर नहीं आएंगे, तो मतलब आप नहीं जाएंगे, क्यों आप संप्रभु हैं, इस तरीके का। तो ये चेक कर आप बताइएगा या कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप संप्रभु हैं कि नहीं। ठीक, ये चीज़ है। अगला है यूएनओ क्या करता है, उपनिवेशवाद में कमी लाता है। ठीक, कॉलोनियलिज्म ये इसको कहते हैं। देखो क्या होता है कि पहले के जो देश थे ना, दूसरे देश पर गुलाम बनाते थे, दूसरे देश को गुलाम बनाते थे, वहां से कच्चा उच्चा सामान जितना भी रॉ मटेरियल है, उस मटेरियल को उठाकर अपने देश लेकर जाते थे, अपने देश में बनी हुई वस्तु को बनाकर उसके वहां क्या करते थे, वो करते थे। ठीक, अपने यहाँ बनी हुई वस्तु को बनाकर उसके यहाँ बेचते थे। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जब हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन हमारे यहाँ से गन्ना लेकर गया, अपने यहाँ गुड़ बनाया और हमारे यहाँ आके बेच दिया। ठीक, इस तरीके का ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इन्हीं को कहते हैं उपनिवेशवाद। और इस उपनिवेशवाद में कमी लाना यूएनओ का क्या था, ड्राफ्ट था। यूएनओ के घोषणा पत्र या यूएनओ का मेन उद्देश्य था कि ऐसा उपनिवेशवाद नहीं बनना चाहिए, कोई भी देश दूसरे देश को क्या है, गुलाम ना बनाए। ठीक, ये चीज़ है। अगला है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। विश्व में जितने भी बड़े बड़े हथियार हैं ना, ये सारे हथियारों में क्या है, कमी लाना है। सारे हथियारों में क्या है, कमी लाना है। कोई भी खतरनाक हथियार नहीं बनाना है। ठीक, ये चीज़ है। ये करने के पीछे इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। मेन इसका एक तरफ से कहा जाए कि वो था, विश्व में पता है ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा चुके हैं ना, कि अगर किसी तरह वो हथियार अगर फट गया, या कोई अगर वो बम है फट गया ना, तो पूरी पृथ्वी सर्वनाश हो जाएगी। पूरे पृथ्वी का वातावरण सोचिए नष्ट हो जाएगा। इतना खतरनाक हम लोग क्या है, बम बना लिए हैं। ठीक, ऐसे बम को या ऐसे हथियार को निष्क्रिय करने के पीछे यूएनओ क्या करता है, काम करता है। यूएनओ इसके पीछे क्या करता है, काम करता है। अगला है नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करता है। नई आर्थिक व्यवस्था देखिए क्या होती है, नया नया व्यापार, नया नया क्या बोलते हैं कि व्यापार करने के रूट, नया नया बिजनेस को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये एक तरफ से कहा जाए यूएनओ के ड्राफ्ट हैं।
यूएनओ का जो घोषणा पत्र है, वो उस घोषणा पत्र में इन बातों की बात कही गई है, जिसमें आपका क्या कहते हैं कि सभी राष्ट्रों को आगे बढ़ाना, सभी राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना, सभी राष्ट्रों को संप्रभु बनाना, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, विश्व लेवल पे शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, निशस्त्रीकरण में कमी लाना, उपनिवेशवाद में कमी लाना, नई नई आर्थिक गतिविधियों को क्या करना, बढ़ावा देना। ये आपके क्या बोलते हैं, यूएनओ के क्या था, ये यूएनओ का उद्देश्य था। यूएनओ क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य इसके पहले जो स्लाइड में था ये हमने बताया। अगला देखते हैं कि यूएनओ काम कैसे करता है। ठीक, अगला देखते हैं यूएनओ काम कैसे करता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो हम संगठन पढ़ रहे हैं, ये संगठन काम कैसे करता है, किस प्रकार इसके काम करने का क्या है नियम कानून है। तो देखिए, इसके काम करने का नियम कानून है, सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का क्या करता है, ये सम्मान करता है। जितने भी राष्ट्र हैं ना, सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का क्या करता है, ये सम्मान करता है। सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का क्या करता है, सम्मान करता है। जैसे अभी हम संप्रभु बताए थे ना, संप्रभु मतलब अपना डिसीजन क्या करना, खुद ही लेना। ठीक, तो अपना डिसीजन अगर आप खुद ही ले रहे हो ना, तो यूएनओ क्या करेगा, इस डिसीजन का सम्मान करेगा, आपके डिसीजन का सम्मान करेगा कि जो आप डिसीजन ले रहे हो सही ले रहे हैं और बहुत ही क्या है अच्छी बात है। तो पहले तो ये सभी सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करता है। अगला, सभी सदस्य राष्ट्रों को अपना जो भी उद्देश्य लिखा हुआ है, जो ड्राफ्ट में लिखा हुआ है ना, घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है, उसको लागू करवाने का या उसको पालन करवाने के पीछे क्या करता है, काम करता है। जितने भी यूएनओ के सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देशों को जो यूएनओ का घोषणा पत्र है या जो यूएनओ का ड्राफ्ट है, उस सिद्धांतों को लागू कराने के पीछे जोर देता है कि आप भी दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं, आप भी विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें, आप भी आत्मनिर्भर और संप्रभु बनने के पीछे जोर दें। ये सब क्या करता है, इस क्षेत्र में ये काम करता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति सुरक्षा एवं न्याय के रूप से, शांति सुरक्षा एवं न्याय के अनुरूप सुलझाने का काम करता है। विश्व में जितनी भी समस्याएं होती है ना, इस सभी समस्याओं को, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को यूएनओ क्या करता है, यूएनओ शांति समझौते, आपस में मध्यस्थता के रूप में क्या है, निपटाने का या निवारण करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी समस्या आ गया, उस समस्या को लेकर बम लेकर पहुंच जाए यूएनओ कि लो हमें अभी ना ठोक देते हैं। तो इस तरीके का क्या करता है, ये करता है। ये आपका यूएनओ का मेन काम है। यूएनओ के ये क्या बोलते हैं, काम करने के सिद्धांत हैं। इन काम करने के सिद्धांतों पर क्या करता है, काम करता है। कुछ और सिद्धांत देखते हैं। अगला है, ये क्या करता है, किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामलों में यह हस्तक्षेप नहीं करता। किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामले, आंतरिक मामले मतलब उस देश के अंदर क्या चल रहा है, उस देश की उस क्या कहते हैं कि कार्यकारिणी या उस कार्यक्रम पर ये कमेंट नहीं करता। उदाहरण के तौर पर भारत भी यूएनओ का क्या है, सदस्य है, और हम अपने यहाँ अगर हम पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं करवा रहे हैं या मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं करवा रहे हैं या कुछ दिक्कत हो गई है या यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूएनओ हम पर कमेंट नहीं करेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक, किसी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है यूएनओ। एक तो ये। अगला है, सदस्य देश अपने अन्य देश पर आक्रमण में बल का प्रयोग नहीं कर सकते। यूएनओ का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो जो यूएनओ के सदस्य हैं, अगर ये देश आपस में अगर कभी लड़ रहे हैं तो कभी भी हथियार और बल का प्रयोग नहीं करेंगे, और आपके क्या कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से विवाद को सुलझाने का काम करेंगे। ये सारे सिद्धांत यूएनओ के हैं। ये इन सिद्धांतों के आधार पर यूएनओ क्या करता है, काम करता है। इन सिद्धांतों के आधार पर यूएनओ क्या करता है, काम करता है। यूएनओ थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, पर एक बार आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है। एक बार अगर आप अच्छे से यूएनओ को समझ गए ना, उसके बाद आपको एक तरफ से कहा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप हमेशा ही इसके बारे में क्या कहते हैं कि अपडेटेड रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बस आपको ये नोट्स को एक बार दोहराने की या फिर ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार और देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा इस तरीके, क्योंकि इस तरीके से हमने क्या किया है, इस मैटर पे काम भी किया है। आपको एक ही वीडियो में ना हर वह चीज़ प्रोवाइड कराने का कोशिश किया है जहां आप अन्य वीडियो की तरफ ना जाएं, एक ही वीडियो में ही पूरा आपको यही मिल जाए। ठीक, ये चीज़ें चाहे आप बड़े लेवल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जन जागरूकता के तौर पर वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप एक तरफ से कहा जाए कि किसी अन्य विश्वविद्यालय में अपना एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो सब चीज़ें के लिए एक फुलफिल वीडियो हमने बनाने का कोशिश किया है। अगला देखते हैं। देखिए, यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है। आधिकारिक भाषा मतलब यूएनओ किन भाषाओं में काम करता है।
यूएनओ की आधिकारिक भाषा। यूएनओ में जाएंगे तो आप किस भाषा में बोलेंगे, किस भाषा में अपने मुद्दे को रखेंगे, ये यूएनओ की क्या है, आधिकारिक भाषा है। तो यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी? इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, अरबीज है, ठीक ना, अरबी, स्पेनिश है और रसियन है, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर यूएनओ की क्या है, 6 भाषाएं हैं, ठीक, ये चीज़ें। कमेंट में अब कई लोग रसियन को ढूंढेंगे, हाँ, रसियन भाषा की बात हो रही है। देखिए, यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषा हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, अरबी, स्पेनिश और रूसी है, ठीक। अब रूसी बोलेंगे हम, ठीक। ये तो ये आपके क्या बोलते हैं, यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषा है, ठीक। ये लेकिन ना कामकाज के लिए 2 ही भाषा यूज होती है। 6 भाषाओं को हमने मान्यता दे रखी है, मतलब यूएनओ ने क्या किया है, 6 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। इन 6 भाषाओं में क्या कर सकते हैं, यूएनओ में आप अपने मुद्दे को रख सकते हैं, इन 6 भाषाओं में आप अपना वहाँ पे स्पीच दे सकते हैं, ये सारा चीज़ें हैं। लेकिन यूएनओ में जो कामकाज होता है, मेन वहाँ पे कामकाज होता है, वो कामकाज के लिए 2 भाषा है, एक है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच, ठीक। एक है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। सोचिए, भारत का प्रतिनिधि यूएनओ में जाता होगा तो हिंदी नहीं बोल सकता, और ना ही वो भोजपुरी बोल सकता है कि हम आ गए हैं, रउआ लोग हमारा स्वागत नहीं करत बानी, ऐसा कुछ नहीं, उसको भगा देंगे है, ठीक। ये चीज़ें, वो जाएगा ना तो इन 6 भाषाओं में से एक भाषा में ही अपना पक्ष रखेगा। तो जो भी एक तरफ से कहा जाए कि भारत अपना प्रतिनिधि यूएनओ में जो भेजता है ना, ये ज़्यादातर यूपीएससी से सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो फॉरेन सर्विस के लिए सेलेक्ट हुए होते हैं। और फॉरेन ऑफिसर को ना एक विदेशी भाषा भी क्या है, सीखनी पड़ती है, कंपलसरी है, वो विदेशी भाषा उनको आनी चाहिए। तो ज़्यादातर उनको ना ये 6 भाषाओं में से एक भाषा कंपलसरी सिखाई जाती है कि आप ये भाषा सीखिए लो, ठीक। तो ये आपका क्या कहते हैं कि ये यहाँ की आधिकारिक भाषा है। 6 भाषाएं हैं, जिसमें 2 भाषाएं ही क्या है, कार्यकारी के तौर पर क्या है, यूज होते हैं, ठीक। अगला अगर देखते हैं तो अगला क्या है, देखिए यूएनओ का अगला हेडक्वार्टर देख ले हैं कि यूएनओ का अगला हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक। देखिए, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ से ये मिलकर काम करता है, तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क के क्या बोलते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें मेंबर्स कंट्री हैं 193। अभी के डेट में यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं, 193। ये जो 193 जो देशवा बना था, ये 2011 में बना था। कौन बना था, साउथ सूडान, ठीक। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश बना था। और ये कब बना था, ये बना था आपका क्या कहते हैं कि 2011 में। एक्चुअली वहाँ पे एक ही देश था, सूडान, और सूडान का बंटवारा हो गया उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में। तो जो मेन सूडान था वो उत्तरी सूडान ही बना, नया कंट्री बनकर निकला दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान को जब आपके क्या बोलते हैं यूएनओ में सदस्यता मिली, तो ये हमारा 193वां देश बना यूएनओ का, ठीक। यूएनओ में कौन सा देश रहेगा, कौन सा देश नहीं रहेगा, किस देश को एंट्री मिलेगी, किस देश को एंट्री नहीं मिलेगी, इसका डिसीजन यूएनओ के 2 बॉडी करते हैं। एक बॉडी का नाम है महासभा और एक बॉडी का नाम है सुरक्षा परिषद। आज की चर्चा में हम ये दोनों की ही चर्चा करेंगे, महासभा की भी चर्चा करेंगे, सुरक्षा परिषद की भी चर्चा करेंगे। तो हम उसमें आपको बताएंगे कि सुरक्षा परिषद कौन सा है और महासभा कौन सा है, ठीक ना, ये चीज़ें। तो ये दोनों ही आपके क्या कहते हैं रहेंगे, ये दोनों बॉडी मिलकर ही डिसीजन लेते हैं कि कौन नया देश यूएनओ में आएगा, या यूएनओ का मेंबरशिप या यूएनओ का सदस्य बनेगा, और या कौन सा देश नहीं बनेगा, ठीक। ये चीज़ें इसका जैसे डिसीजन कौन लेता है, महासभा और सुरक्षा परिषद मिलके, ठीक। ये चीज़ें, ठीक है। डिसीजन भी कैसे लेते हैं, महासभा इसमें 2/3 बहुमत से डिसीजन लेगी, और सुरक्षा परिषद में आपके 5 स्थायी देशों के साथ 9 मत प्राप्त करना जरूरी है। ये टॉपिक ना अभी आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर से जाए, ये टॉपिक अभी हम आगे चर्चा करेंगे। महासभा सुरक्षा परिषद का डिटेल एनालिसिस ही देखेंगे, ठीक ना। उसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि महासभा कुछ निर्णय लेती है तो कैसे लेती है, और सुरक्षा परिषद कोई निर्णय लेती है तो कैसे लेती है, ठीक। ये चीज़ें, ठीक। अगला देखते हैं कि यूएनओ का एक महासचिव होता है। ये एक तरफ से कहा जाए कि कहा जाए कि पढ़ा लिखा एक अधिकारी होता है, जो देखता है कि यूएनओ की मीटिंग कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, कौन सा इनको खाना दिया जाएगा, पानी रहेगा कि नहीं, बाथरूम वाथरूम साफ उफ रहेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही गंदी चीज़ों में इनको बैठा के मीटिंग कराई जाएगी। तो ये सब कौन देखता है, ये देखते हैं यहाँ का एक संस्था है सचिवालय, और उसी के ही एक होते हैं मेन क्या कहते हैं अधिकारी, जिसको कहते हैं महासचिव। यूएनओ के पहले महासचिव त्रिंगवेली थे, वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के हैं, और जो पहले महासचिव थे ये आपके क्या कहते हैं, नॉर्वे के थे। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूएनओ की आगे की बातें। देखिए, यूएनओ के ना 6 अंग हैं,
जिस यूएनओ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले का हमने पढ़ा यूएनओ कैसे बना, किस प्रकार इसके बनाए जाने का क्या कहते हैं कि कारण थे, और क्या कहते हैं कि यूएनओ का ड्राफ्ट क्या था, यूएनओ काम कैसे करता है, यूएनओ में कितनी भाषाएं यूज होती हैं, यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमने यूएनओ के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग ना यूएनओ के अंदर जाके पढ़ेंगे। मतलब हमने इसके पहले की जितनी स्लाइड है, यहाँ से हम लोग सिर्फ यूएनओ की बिल्डिंग देखे हैं। अब उसके बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं कि उसके बिल्डिंग में अंदर क्या है। तो यूएनओ की बिल्डिंग के अंदर में ना 6 कमरे हैं, ऐसा माना जाए तो यूएनओ के बिल्डिंग के अंदर में बहुत सी बड़ा बिल्डिंग है आपके अमेरिका में। उस अमेरिका में इसमें 6 कमरे हैं। वे 6 कमरे अलग अलग काम करते हैं। यूएनओ की बिल्डिंग में 6 कमरे, और ये 6 कमरे क्या करते हैं, अलग अलग काम करेंगे। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यूएनओ के कितने अंग, 6 अंग। 6 अंग में पहला अंग कौन है, पहला अंग का नाम है महासभा। इसको जनरल असेंबली कहते हैं। ये देखिए, ये विश्व की लघु संसद कहलाती है। इस तरीके का दिखती है जनरल असेंबली, ये है ठीक। इसको क्या ना, विश्व की लघु संसद के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। और इसमें क्या कहते हैं कि जितने भी यूएनओ के सदस्य देश हैं, मतलब यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं, 193। 193 के 93 इसके मीटिंग में क्या है, भाग लेते हैं ठीक। लेकिन कोई मीटिंग में ना कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो इसकी मीटिंग को बंक मार सकते हैं। जैसे आप स्कूलों में कोई ना कोई सब्जेक्ट बंक मार के आप पार्क में घूमे होंगे, उस तरह इसकी मीटिंग में भी आप चाहें तो बंक मार सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसकी मीटिंग में आपको भाग लेना है कि नहीं लेना है। ये एक तरफ से सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं, इसकी मीटिंग में आप भाग ले सकते हैं। आपके क्या कहते हैं कि ये है। अगला अगर देखते हैं कि अगला इसमें क्या है, अगला देखिए, इसकी मीटिंग जो होती है ये आपके सितंबर के 3rd मंगलवार से दिसंबर तक चलती है। सितंबर से लेकर तीसरा, सितंबर महीने का जो तीसरा मंगलवार है, उस मंगलवार से कब तक चलता है, ये दिसंबर तक चलता है। आपका एक तरफ से कहा जाए इसकी क्या मीटिंग। अब इस मीटिंग में आपको क्या, अभी के डेट में भी इसकी मीटिंग क्या है, चल रही होगी। महासभा की, यूएनओ की महासभा की मीटिंग क्या है, अभी के डेट में भी क्या है, चल रही होगी ठीक है। हर साल इसकी मीटिंग होती है। हर साल की मीटिंग में ना कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, इसका चुनाव हम लोग अगस्त में ही कर लेते हैं। मतलब 193 देश ही मिलकर अपने ही देशों में, अपने ही 193 सदस्यों में से ही किसी न किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर देते हैं कि इस साल मीटिंग का मुखिया कौन रहेगा, फला देश रहेगा। ये चीजें तो इसके अध्यक्ष कोई भी एक तरफ से कहा जाए कि इन्हीं सदस्य देशों में से ही बना दिया जाता है। इसका चुनाव हम लोग अगस्त में ही कर लेते हैं और सितंबर के तीसरे मंगलवार को इसकी मीटिंग को क्या कर लेते हैं, बुला लिया जाता है। ये होता है महासभा। महासभा का ये देख रहे हैं हम लोग कि कैसे बना, क्या बना, कैसे इसकी मीटिंग चलती है। अगला देखते हैं कि महासभा काम क्या करती है। ठीक, देखिए महासभा की 7 समितियां हैं। महासभा की 7 समितियां हैं। मतलब 193 देशों में से महासभा क्या करती है, कुछ कुछ देशों का ग्रुप बना देती है। ठीक, 193 देशों में ही 20-20 देशों का सोचिए ग्रुप बना दी। एक ग्रुप बनाई, उस ग्रुप में 20 देशों को डाली और उसको बोला कि फला टॉपिक पर आपको पूरे विश्व के लिए काम करना है। ऐसे 7 समितियां बनाता है कौन, महासभा। ये 7 समितियां कौन सी है, एक समिति है राजनीति सुरक्षा समिति। मतलब विश्व में राजनीति अच्छी हो, हर जगह चुनाव हो, हर जगह के नेता क्या है, करप्टेड ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, पढ़ा लिखा हो, एक तरफ से कहा जाए कि दूरदृष्टि वाला हो, इस तरह की अच्छी राजनीति चले और विश्व में सुरक्षा रहे, ये समिति उसके लिए काम करती है। अगला है प्रशासन और बजट समिति। यूएनओ में कितना पैसा लगेगा, यूएनओ के कामकाज में कितना पैसा लगेगा, कहीं यूएनओ किसी देश को हेल्प कर रहा है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, इसके लिए पूरा रहेगा ये बजट समिति। विशेष राजनीति समिति, मतलब किसी स्पेशल देश में वहां की राजनीति को देखने के लिए विशेष राजनीतिक समिति। आर्थिक एवं वित्तीय समिति, विश्व में अच्छा व्यापार हो, अच्छी तरीके से व्यापार हो, कोई भी एक तरफ से काजे दिक्कत ना हो, एक देश दूसरे देश से मैत्रीपूर्ण संबंध तरीके से व्यापार करें और लोन वोन किसी देश को चाहिए तो ये सब उसको क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। अगला है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति। पूरे विश्व में मानवतावादी मूल्यों का क्या हो, विकास हो, सभी को मूल अधिकार मिले, सभी को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले, सबकी संस्कृति सहेजे जाए, सबकी संस्कृति को सिक्योरिटी प्रदान किया जाए या एक तरह से संरक्षित किया जाए, इसके लिए ये समिति काम करती है। विधि समिति, ये यूएनओ के नियम कानून बनाती है। और न्यास समिति, ये यूएनओ का क्या करती है, यूएनओ के लिए पैसा इकट्ठा करती है। ठीक, यूएनओ के लिए क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है कि कहाँ कहाँ से इसका पैसा इकट्ठा किया जाए ताकि यूएनओ अच्छे से चले, क्योंकि यूएनओ ना डोनेशन से चलता है।
यूएनओ का जो पूरा संगठन है, यूनाइटेड नेशन जो पूरा संगठन है, ये पूरा के पूरा किससे चलता है? ये डोनेशन से चलता है। तो ये है आपका क्या बोलते हैं? यूएनओ। ठीक, अगला देखते हैं यूएनओ के कार्य, सॉरी मतलब महासभा। जो हम महासभा पढ़ रहे हैं, ये महासभा के देखिए कार्य क्या होता है। महासभा का कार्य होता है, जो अभी इसके पहले हम 7 समितियां पढ़े ना, इस 7 समितियों के सदस्यों अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? यूएनओ करता है। ये जो 7 समितियां पढ़े हैं अभी हम लोग, ये 7 समितियों के अध्यक्ष कौन रहेगा, इसमें सदस्य कौन रहेंगे, कौन सा देश इसमें सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब का चुनाव कौन करता है? ये महासभा करती है। अगला है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी देशों का चुनाव कौन करता है? यूएनओ करता है। सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, इसका हम लोग थोड़ा आगे चर्चा करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अभी बस सिंपल समझ लीजिए, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी देशों का क्या करती है? ये चुनाव करती है। ठीक, ये चुनाव करती है। ठीक, हम महासभा का कार्य पढ़ रहे हैं। अगला महासभा का कार्य क्या है? एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी यूएनओ का ही 6 अंगों में से एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसके सदस्यों का चयन यही करती है। जो 7 समितियां अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं, उस 7 समितियां जो अपनी रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट की चर्चा कौन करता है? यूएनओ करता है, यानी सॉरी ये महासभा ही करती है। ठीक, उसकी चर्चा कौन करता है? ये महासभा करता है। प्लस यूएनओ में कितना खर्चा लगेगा, यूएनओ के कामकाज में कितना खर्चा लगेगा, इसका बजट भी पारित कौन करता है? यही महासभा करती है। महासभा में अगर कुछ चीज पास कराना हो या डिसीजन लेना हो तो निर्णय विशेष बहुमत या सामान्य बहुमत से होता है। ठीक ना, विशेष बहुमत या एक तरह से कहा जाए कि नॉर्मल, जितने लोग उपस्थित हुए हैं उसमें से आधे लोग भी अगर हाँ बोल दिए तो काम हो गया। लेकिन ये छोटे छोटे काम के लिए, अगर कुछ बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा बदलाव करना है, तो इसके लिए जितने लोग उपस्थित हुए हैं उसका 2/3 हाँ बोलना चाहिए। मतलब जितने लोग उपस्थित हुए हैं उनको 3 बराबर बराबर भागों में जैसे बांटा जाए, और उसमें 2 हिस्सा क्या बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए। तब उसके निर्णय का क्या होगा? पारित होगा, या वो निर्णय क्या है किया जाएगा। इसके पहले अभी हम बताए ना कि अगर यूएनओ को किसी नए देश को अपने यहाँ एंट्री करानी हो, किसी नए देश को यूएनओ का सदस्य देना हो, या किसी बने हुए ही सदस्य देश को यूएनओ की सदस्यता हटानी हो, तो इसका निर्णय भी महासभा करेगी। और वह निर्णय फिर 2/3 से आना चाहिए, नॉर्मल नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है, किसी देश का हक छीना जा रहा है, तो वह काम फिर बड़ा होगा। छोटा काम क्या होगा कि मान लो मीटिंग कहाँ बैठ रही है, कैसे बैठ रही है, दिसंबर तक कौन से दिन तक इसकी मीटिंग चलेगी, तो वो छोटा काम होगा, उसको सामान्य बहुमत से हम लोग क्या करेंगे? पास करा लेंगे। तो ये था महासभा। महासभा का एक तरफ से कहा जाए कि विवरण था। हम आपको बताए ना कि यूएनओ के 6 रूम हैं, 6 रूम में एक रूम हमने कवर कर लिया। एक रूम का नाम था महासभा। महासभा क्या है, महासभा में कितने लोग रहते हैं, महासभा का काम क्या है, महासभा काम कैसे करती है, महासभा में निर्णय कैसे लिया जाता है, ये हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा अंग देखेंगे। दूसरा अंग है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, दूसरा अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद कहते हैं इसको। ठीक, ये सुरक्षा परिषद इतनी इंपॉर्टेंट है, विश्व में कहाँ क्या हो रहा है पूरा डिसीजन समझ लीजिए यही लेती है। इसको ना विश्व का पुलिसमैन कहते हैं, इसको विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। सुरक्षा परिषद विश्व का क्या कहलाती है? पुलिसमैन कहलाती है। ये एक तरह से कहा जाए। सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो सुरक्षा परिषद में आपके 15 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 15 देश। इसमें 5 देश स्थायी हैं। स्थायी का मतलब है कि यह 5 देश कंफर्म है, इनकी सीट कभी भी नहीं हटती। ये 5 देश, जैसे कि 15 में से 5 देश स्थायी देश हैं, इनकी सीट कभी भी नहीं हटती। ये 5 देश कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, और आपका क्या कहते हैं? चीन है। ठीक ना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये आपके क्या कहते हैं? 5 स्थायी देश हैं। इनकी सीट कभी भी नहीं हटती। ये सुरक्षा परिषद के तब से सदस्य हैं जब से यूएनओ बना है। मतलब ये 1945 से कंटिन्यू इस कुर्सी पर, सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी कुर्सियों पर क्या है? ये बैठते आ रहे हैं। जबकि सुरक्षा परिषद के 15 में से 5 तो स्थायी हो गए, 10 अस्थायी देश होते हैं। इन अस्थायी देशों का चुनाव महासभा और क्या कहते हैं? महासभा करती है। और ये 2-2 वर्ष के लिए क्या है? चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए ये रहेगा ये देश, 2 वर्ष के बाद उसको हटाओ, फिर 2 वर्ष के लिए अगला देश बनेगा, फिर अगला देश बनेगा, ऐसे 2-2 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें कौन है? अफ्रीका एशिया से 5 देश, लैटिन अमेरिका से 2 देश, और यूरोप से 3 देशों का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। ये आपके क्या कहते हैं कि अस्थायी देशों के चयन करने की प्रक्रिया है। कैसे अस्थायी देश आपके क्या कहते हैं कि इसमें काम करते हैं।
सुरक्षा परिषद विश्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। विश्व में क्या होगा क्या नहीं होगा सब काम कौन देखता है? सुरक्षा परिषद ही देखता है। ठीक है चीज है। अब देखिए सुरक्षा परिषद में निर्णय कैसे लिया जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं। 15 देश में किसी भी मुद्दे पर अगर निर्णय लेना हो तो 9 लोगों का हाँ बोलना जरूरी है। 15 में से 9 लोगों का हाँ बोलना जरूरी है, तब यह काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। उदाहरण के लिए सुरक्षा परिषद अगर देखा जाए कि सुरक्षा परिषद ने बोला कि आज मीटिंग में चाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 15 में से 9 लोग हाँ बोलेंगे तब यह चाय मिलेगा, नहीं तो ये बिना चाय के मीटिंग करेंगे। समझ रहे हैं? ठीक, ये चीजें तो इस तरीके का होता है सुरक्षा परिषद। लेकिन उसमें 9 लोग जो है ना, उस 9 में 5 दो स्थायी देश है ना, उन 5 का हाँ बोलना जरूरी है। उन 5 में अगर एक व्यक्ति भी ना बोला, जो 5 देश हमने बताया, अमेरिका, रूस, आपका क्या कहते हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, ये जो 5 देश हमने बताया, ये 5 देशों का हाँ बोलना जरूरी है। अगर ये 5 देश में एक देश भी अगर ना बोला ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक तरफ से कहा जाए कि वह जैसे कि वो जो मुद्दा होगा वो मुद्दा मान्य नहीं होगा, या जो काम होने वाला है वो काम नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर 15 देश हैं, 15 देश में सब के सब 14 देश हाँ बोले, एक वो 5 में से जो स्थायी देश हैं उसने भी अगर मना कर दिया ना, तो काम नहीं होगा। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है स्थायी देशों का निर्णय, स्थायी देशों का निर्णय इतना इंपॉर्टेंट है। अगला है इसका एक तरफ से अध्यक्षता कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता वही 5 स्थायी देश ही करते हैं। वो 5 स्थायी देश कौन है? एक है आपका अमेरिका, ठीक ना, इनका अगर देखा जाए, एक है आपका अमेरिका, दूसरा है आपका ब्रिटेन, तीसरा है आपका चीन, चौथा है आपका फ्रांस और 5वां है आपका रसिया। अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार हर महीना इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीना बदलती रहती है अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार। पहले अमेरिका बनेगा, फिर ब्रिटेन बनेगा, फिर चाइना बनेगा, फिर फ्रांस बनेगा, फिर रसिया बनेगा। ये इसकी अध्यक्षता हर महीने क्या है, बदलती रहती है। हर महीने क्या है, ये बदलती रहती है। ये आपके क्या कहते हैं कि सुरक्षा परिषद का कामकाज है। अगला देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में आपका क्या कहते हैं कि वो सुरक्षा परिषद में वीटो। देखिए सुरक्षा परिषद का वीटो पावर क्या होता है, जो 5 स्थायी देश हैं, अगर ये किसी भी मुद्दे पर हाँ बोलते हैं सब के सब, तो काम होगा। अगर किसी एक ने भी ना बोला तो काम नहीं होगा। इसी को कहते हैं वीटो पावर। जहां आपके डिसीजन से निर्णय लिया जाए या आपके डिसीजन से निर्णय ना लिया जाए, उसी निर्णय को कहा जाता है वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर किन किन के पास है? 5 देशों के पास है। कौन है? यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रूस है। ये 5 देशों के पास ही क्या है, क्या कहते हैं कि वीटो पावर है। ये 5 देश ही किसी मुद्दे पर, ठीक ना, वीटो पावर को हिंदी में निषेधात्मक वोट कहा जाता है, जो स्थायी देशों के पास है। स्थायी देश कौन है? ये 5 देश हैं। इस अधिकार के तहत किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सभी स्थायी देशों का हाँ कहना जरूरी है। सॉरी, देखिए ठीक, ये चीज है। जितने भी अगर कोई भी अगर मुद्दे पर निर्णय लेना है, किसी भी मुद्दे पर अगर निर्णय लेना है, तो ये 5 देशों का हाँ बोलना क्या है, जरूरी ही है। ये आपके 5 देशों का हाँ बोलना क्या है, जरूरी ही है, तभी ये निर्णय लिया जाएगा। अन्यथा एक तरफ से कहा जाए कि निर्णय नहीं लिया जाएगा या निर्णय ही नहीं हो पाएगा। ये आपका क्या कहते हैं, इसका वो है। अगला है, कोई भी स्थायी सदस्य अगर सहमति नहीं देगा तो उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होगी। इसी को कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर मतलब आपके हाँ या ना से ही क्या है, मीटिंग चले, आपके हाँ या ना से ही निर्णय लिया जाए, उसी को कहते हैं वीटो पावर। क्या आप लोग को भी अपने घर में कोई वीटो पावर प्राप्त है? वीटो पावर का मतलब अगर आप अपने घर में बोल दे रहे हैं कि आज खाना नहीं बनेगा, तो समझ लो खाना नहीं बनेगा। आप बोलोगे कि आज खाना 3-4 लोगों का एक्स्ट्रा बनेगा, तो मन समझ लीजिए खाना 3-4 लोग का एक्स्ट्रा बनेगा। इसको कहेंगे वीटो पावर। वीटो पावर 5 देशों के पास है सुरक्षा परिषद में। ठीक, ये चीज इसे कहते हैं वीटो पावर। सोचिए 5 देश, सोचिए 5 देश हाँ बोलते हैं तो हाँ होता है, ना बोलते हैं तो ना बोलता है। और ये सब के सब 5 देश ना अपने फायदे के अनुसार हाँ या ना बोलते हैं। मतलब ये पूरी दुनिया का नहीं देखते,
ये पूरे एक तरफ से कहा जाए विश्व में सुख शांति नहीं देखते, सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से हाँ या ना या वीटो का यूज करते हैं। तो एक सिद्धांत उठता है कि क्या इस वीटो पावर में बदलाव किया जाना चाहिए कि नहीं, ठीक ना। एक सवाल उठता है कि क्या इस वीटो पावर में बदलाव किया जाना चाहिए कि नहीं। जो ये स्थायी देशों का वीटो पावर है, इस सिद्धांत में बदलाव किया जाना चाहिए कि नहीं। तो जरूर किया जाना चाहिए, ठीक ना। इसके किए जाने के पीछे तथ्य क्या है, देखिए किए जाने के पीछे तथ्य क्या है कि वीटो पावर का जो सिद्धांत है बहुत पुराना है और इसमें बदलाव की अति आवश्यकता है, ठीक ना। 1945 से सोचिए संस्था चलती आ रही है, तब से वीटो पावर का सिद्धांत है। तो ये वीटो पावर में देखिए बदलाव ना होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत बहुत ही क्या है, पुराना है। सिद्धांत क्या है, बहुत ही पुराना है। आप भी सोचिए कि आप पहले के पूर्वज जो 2045 में या सॉरी 1945 में जैसे जीते थे, क्या आज भी लोग वैसे ही जीते हैं? क्या आज भी लोगों का खान पान या रहन सहन वैसे ही है? समय के साथ बदलाव हुआ है ना, तो समय के साथ इसमें भी बदलाव होना चाहिए। एक तत्व तो ये कहता है। अगला तत्व है सभी स्थायी सदस्य, जितने भी स्थायी सदस्य हैं, सिर्फ अपने हित में हाँ या ना या अपने हित में वीटो पावर का प्रयोग कर रहे हैं। कोई किसी की कोई पड़ा नहीं है कि कोई दूसरा देश है या नहीं है, एक तरफ से कहा जाइए तो सिर्फ अपने देश के लिए क्या करते हैं या अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे ज्यादा वीटो रसिया किया है, सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग कौन किया है, रसिया किया है। ये एक तरफ से कहा जाइए है। अगला इसमें मेन कारण है कि आज के युग में 5 देश मिलकर ही पूरे दुनिया को चलाएं, ये सही नहीं है, ठीक ना। अगर ऐसा होता रहा, इन 5 देशों की ही दादागिरी अगर होती रही, तो एक न दिन क्या हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। मतलब जिस विश्व युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इतना बड़ा संगठन बनाया गया है, ये संगठन का ही क्रियाकलाप या संगठन का कामकाज ही तीसरे विश्व युद्ध को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। मतलब ये 5 देश मिलकर ही अगर पूरे दुनिया को चलाएं तो जरूर से जरूर क्या हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। अगला है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को इसकी सदस्यता ही नहीं मिल रही, ठीक ना। एक तरफ से कहा जाए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन कहलाता है, भारत कहलाता है। भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। हमारे यहाँ का लोकतंत्र एकदम दुनिया में जाना माना लोकतंत्र हो या जाने माने देशों के लोकतंत्र के बराबर है। तो हमारे देश को या हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को इसका पार्ट ही नहीं बनाया गया, स्थायी वीटो का या स्थायी देशों का पार्ट ही नहीं बनाया गया। मतलब छोटे छोटे देश ही क्या है, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो इसलिए क्या है, बदलाव होना चाहिए। और सबसे मेन मुद्दा है बदलाव होने के पीछे का कारण ये कि वीटो पावर में जितने भी देश हैं ना, सब के सब उत्तरी गोलार्ध के हैं। कोई भी दक्षिणी गोलार्ध का राष्ट्र या स्टेट नहीं है, सबके सब किधर के हैं, उत्तरी गोलार्ध के हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखें तो हम आपको जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तभी हम बताए थे कि एक रेखा गई है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। एक भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और एक भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ऊपर के हिस्से को बोला जाए उत्तरी गोलार्ध, नीचे के हिस्से को बोला जाए दक्षिणी गोलार्ध। स्थायी देश जो 5 स्थायी देश हैं सुरक्षा परिषद में, ये उन देशों का देखिए मैप है। यहाँ से अमेरिका है, यहाँ से ब्रिटेन है, यहाँ से फ्रांस है, यहाँ से रसिया है, यहाँ से चाइना है। सब के सब देश उत्तरी गोलार्ध के हैं। दक्षिणी गोलार्ध का कोई देश है या नहीं है, ठीक, ये चीज है। और उल्टा अगर देखिए, अगर अलग देखा जाए तो एक बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, यहाँ से कोई सदस्य स्थायी क्या बोलते हैं कि सीट पर नहीं है। यहाँ यहाँ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से कोई भी देश स्थायी सदस्यता में नहीं है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में नहीं है। यहाँ वही ऑस्ट्रेलिया। तो 3 महाद्वीप को तो काट ही दिया गया है। यहाँ के कोई भी सदस्य क्या है कि स्थायी सदस्यता में ही नहीं है। जब भी इस क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी तो यह देश किसके भरोसे हैं, के भरोसे हैं कि ये हाँ बोलेंगे तो इनके मुद्दे पर चर्चा होगी, अगर ना बोल देंगे तो चर्चा ही नहीं होगी। तो ये एक ऐसा उलटफेर या एक तरफ से कहा जाए कि ऐसा एक अनबैलेंसिंग सिद्धांत है सुरक्षा परिषद का, जिसमें क्या है, बदलाव होना अति आवश्यकता है। तो ये बदलाव होने के पीछे का क्या है कि हमने वो दिया आपको, क्या कहते हैं कि कारण, क्यों बदलाव होना चाहिए। ठीक, तो क्यों, क्योंकि पुरानी संस्था है और आज के डेट में 5 देश मिलकर चलाएं, ये कोई वो नहीं, अच्छी बात नहीं है। प्लस ये लोग वीटो का प्रयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में या आपके कहा जाए कि 3 महाद्वीप जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों को तो छोड़ दिया गया है। यहाँ से कोई सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता में है ये नहीं है, या उनके पास वीटो पावर है ये नहीं है। तो ये सब बदलाव के कारण है। तो ये जैसे आज का सेशन था, आज के सेशन देखिए, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है
और पूरे सेशन को अगर हम एक ही वीडियो में अगर समाहित करने का कोशिश करें तो वीडियो काफ़ी जैसे कि लेंदी हो जाएगा और हो सकता है कि थोड़ा सा अपलोड करना ये सब करने में दिक्कत हो। तो हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, ठीक। हम इसका क्या करेंगे, सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और सेकंड पार्ट में हम यूएनओ के अन्य संस्थाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि यूएनओ की 6 एक तरफ से कहा जाए अंग हैं, जिसमें हमने अभी 2 ही अंग पढ़ा है। तो बाकी के बचे 4 अंगों के बारे में पढ़ेंगे, तथा हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ये स्थायी सीट है, जो स्थायी सीट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में जो 5 देशों की स्थायी सीट है जिनके पास वीटो पावर है, ये वीटो पावर भारत को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, भारत को मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, भारत को नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, और भारत को अगर मिल भी गया तो क्या समस्या होगी, ये अभी हम लोग इसके बाद क्या कहते हैं कि देखेंगे। तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा उस वीडियो को भी देखिएगा, तभी आपका पूरा यूएनओ का टॉपिक खत्म होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इतने देर तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।